ये कहानी है 1989 की। दुनिया 2 विश्व युद्ध देख चुकी थी, लेकिन एक जंग अब भी जारी थी, विज्ञान में सबसे आगे निकलने की। अब लड़ाई हथियारों की नहीं, दिमाग और खोज की थी। उसी दौर में एक वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहा था, जिसका नाम था शालिंस्की। वो अपनी खोज में इतना खो चुका था कि धीरे धीरे उसका परिवार उससे दूर होता जा रहा था। उसका सपना था ऐसी मशीन बनाना जो किसी भी चीज को पल भर में छोटा कर दे। अगर उसका प्रयोग सफल हो जाता तो विज्ञान के कई मूलभूत सिद्धांत बदल जाते। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जल्द ही उसकी एक छोटी सी गलती उसके बच्चों को ऐसी दुनिया में धकेलने वाली थी जहां जिंदा बचना भी नामुमकिन जैसा था। शालिंस्की की पत्नी, जिसका नाम डायन था, इस समय घर पर नहीं थी। उसकी गैरमौजूदगी में पूरे घर की जिम्मेदारी उनके बच्चों एमी और निक पर आ गई थी। लेकिन यह कोई साधारण घर नहीं था। यह ऐसा घर था जहां ज्यादातर काम मशीनों से होते थे। कहीं ऑटोमेटिक दरवाजे थे तो कहीं खुद काम करने वाले उपकरण। पूरा घर किसी साइंस लैब जैसा दिखाई देता था। लेकिन उस घर में मशीनों की आवाज तो थी, पर परिवार की हंसी धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। इधर निक भी अपने पिता की तरह एक महान वैज्ञानिक बनने का सपना देख रहा था, इसलिए वह भी अपने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स में लगा रहता था। वह अपने पिता की तरह चीजों को छोटा करने वाली मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन एमी फोन पर अपनी मां डायन से बात कर रही थी। वह घर के कामों और अपने भाई की अजीब हरकतों की शिकायत कर रही थी। लेकिन इसी हाईटेक घर के ठीक पड़ोस में रहती थी जोन की फैमिली। और सच कहें तो शालिंस्की और जोन में जमीन आसमान का फर्क था। उसने सोचा था कि आज ऑफिस की छुट्टी है तो थोड़ा देर तक आराम से सो लिया जाए। लेकिन तभी शालिंस्की की मशीन से निकलने वाली तेज आवाज उसकी सुबह की नींद खराब कर देती है। वह गुस्से में बाहर निकलता है और दूर से ही चिल्लाकर शालिंस्की से मशीन बंद करने को कहता है। उसे लगने लगा था कि शालिंस्की को मशीनों से ज्यादा किसी और चीज की परवाह ही नहीं है। तभी उसकी नजर अपने गार्डन पर पड़ती है, जहां उसके दोनों बेटे रॉयल और रॉन कुछ शरारती हरकत करते दिखाई देते हैं। वह जैसे ही उनकी तरफ बढ़ता है, अचानक एक तीर आकर सीधे उसके माथे पर चिपक जाता है। असल में बच्चे खिलौने वाला तीरकमान चला रहे थे। थॉम्पसन अब अपने बच्चों की दिन ब दिन बढ़ती शैतानियों से पूरी तरह परेशान हो चुका था। वह खुद भले ही थोड़ा सख्त और गुस्सैल इंसान था, लेकिन अंदर से वह सिर्फ एक डरा हुआ पिता था। शायद इसी वजह से वह प्यार कम और डांटने ज्यादा लगा था। इधर निक अपनी बनाई हुई छोटी सी मशीन लेकर अपने पिता शालिंस्की के पास आता है। वह बड़ी उत्सुकता से उन्हें अपना मॉडल दिखाना चाहता था, क्योंकि निक के लिए उसके पिता सिर्फ पिता नहीं थे, वे उसके सबसे बड़े हीरो थे। वह चाहता था कि एक बार उसके पिता मुस्कुराकर कह दें, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन शालिंस्की उस समय अपने काम में इतना व्यस्त था कि वह जल्दी से उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि उसे अपने पिता का थोड़ा सा समय चाहिए था। लेकिन शालिंस्की के पास सिर्फ मशीनों के लिए वक्त था, क्योंकि आज का दिन शालिंस्की के लिए बेहद खास था। आज उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना था, जहां देश के बड़े बड़े फैसले लिए जाने वाले थे। और सबसे खास बात, उसी मीटिंग में उसे अपनी खतरनाक मशीन का डेमो भी देना था। शालिंस्की ने इस मशीन को बनाने में अपनी जिंदगी के पूरे 10 साल लगा दिए थे। दिन रात की मेहनत, अनगिनत असफलताएं और हजारों एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिरकार आज वह अपनी खोज दुनिया के सामने रखने वाला था। लेकिन किसी इंसान पर टेस्ट करने से पहले वह मशीन को एक सेब पर टेस्ट करता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। मशीन की रोशनी से सेब धीरे धीरे छोटा होने लगता है, लेकिन तभी वह मशीन की एनर्जी थोड़ा और बढ़ा देता है और अगले ही पल सेब छोटा होने की बजाय फट जाता है। पूरा कमरा सेब के टुकड़ों से भर जाता है। यह देखकर शालिंस्की पूरी तरह निराश हो जाता है। उसकी आंखों की चमक एक पल में गायब हो जाती है, क्योंकि आज वह इस मशीन को बड़े बड़े वैज्ञानिकों और अधिकारियों के सामने पेश करना चाहता था। वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। इसलिए सारी परेशानी के बावजूद वह अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए निकलने का फैसला करता है। वह अपनी गाड़ी में मशीन और बाकी सामान रख ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी डायन का फोन आ जाता है। डायन उसे गुड लक बोलती है और कहती है, मैं दोपहर तक घर वापस आ जाऊंगी। शालिंस्की हल्का सा मुस्कुराता है। शायद डायन ही एक ऐसी इंसान थी जो उसकी असफलताओं में भी उस पर भरोसा करती थी। फिर वह बच्चों से कहता है, तुम्हारी माँ के आने से पहले पूरा घर साफ हो जाना चाहिए, वरना वो आकर हमारी बैंड बजा देंगी। यह सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे यह परिवार बिल्कुल सामान्य और खुशहाल है।
उधर दूसरी तरफ थॉमसन अपने बड़े बेटे के साथ फिशिंग पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। वह फिशिंग का सामान इकट्ठा करते हुए अपने बेटे से कहता है, जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब रोज एक्सरसाइज किया करता था। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वह अपने बच्चों को मजबूत और अनुशासित बनाना चाहता था, लेकिन उसके बच्चे उसके बिल्कुल उलट थे। और शायद यही वजह थी कि दोनों बाप अपने बच्चों से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन उसे जताने का तरीका बिल्कुल अलग था। लेकिन उसका बेटा तुरंत जवाब देता है, पर आप तो दिन भर सिर्फ सोते रहते हो, बस फिर क्या था। बाप और बेटे के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को ताने मारने लगते हैं और घर का माहौल पूरी तरह गर्मा जाता है। थॉमसन गुस्से में अपने बेटे को डांट रहा था, लेकिन उसके बेटे की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उसे डांट नहीं, बस अपने पिता का थोड़ा प्यार चाहिए था। उसी दौरान हम देखते हैं कि थॉमसन का छोटा बेटा रॉन गार्डन में बेसबॉल खेल रहा था। वह पूरी ताकत से बल्ला घुमाता है और एक जोरदार शॉट मार देता है। गेंद हवा को चीरते हुए सीधे शालिंस्की के घर की खिड़की तोड़ देती है। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर जाते हैं और वह गेंद जाकर उसी कमरे में गिरती है जहां शालिंस्की की खतरनाक मशीन रखी हुई थी। लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था, क्योंकि उस गेंद के टकराने से मशीन चुपचाप एक्टिवेट हो चुकी थी। रॉन अपने भाई रसेल के साथ गेंद लेने के लिए शालिंस्की के घर पहुंचता है। वे एमी से कहते हैं, हमारी बॉल आपके कमरे में चली गई है। एमी अपने भाई निक से उनकी बॉल लाने के लिए कहती है। निक ऊपर कमरे की तरफ जाता है और उसके पीछे पीछे रसेल भी चला जाता है। जैसे ही दोनों उस कमरे के अंदर एंटर करते हैं, अचानक मशीन से एक तेज चमकदार रोशनी निकलती है। पूरा कमरा बिजली की तरह चमक उठता है और अगले ही पल दोनों बच्चे हवा में गायब हो जाते हैं। नीचे खड़े रॉन और एमी काफी देर तक उनका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जब वे दोनों नीचे वापस नहीं आते तो एमी परेशान हो जाती है। वह रॉन के साथ उन्हें ढूंढने ऊपर कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वे दोनों कमरे के अंदर कदम रखते हैं, मशीन दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। एक और तेज रोशनी चमकती है और इस बार एमी और रॉन भी गायब हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी खत्म होती है तो कमरे में कोई नजर नहीं आता, क्योंकि अब चारों बच्चे एमी, निक, रसेल और रॉन सिकुड़कर सिर्फ 1 इंच के चौथाई हिस्से जितने छोटे रह गए थे। अब उनके लिए यह कमरा कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि एक खतरनाक जंगल बन चुका था। धूल के छोटे कण अब चट्टानों जैसे दिखाई दे रहे थे और हवा का हल्का झोंका भी तूफान जैसा महसूस हो रहा था। चारों बच्चे डर से कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि दुनिया के लिए वे अब इतने छोटे हो चुके थे कि अगर किसी का पैर उन पर पड़ जाता तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता। तभी शालिंस्की गुस्से में कॉन्फ्रेंस से घर वापस लौटता है, क्योंकि वहां किसी ने भी उसके आविष्कार पर विश्वास नहीं किया था। सभी लोगों ने उसकी मशीन को एक असफल प्रयोग समझकर उसका मजाक उड़ाया। किसी ने उसकी मेहनत नहीं देखी, सबने सिर्फ उसकी नाकामी देखी। सालों की मेहनत को यूं बर्बाद होते देखकर शालिंस्की अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि आज सिर्फ उसका एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि उसका सपना भी टूट गया था। उसी समय उसका कुत्ता क्वार्क बार बार उसे ऊपर वाले कमरे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। वह उसे कुछ बताना चाहता था। उधर कमरे के अंदर चारों बच्चे शालिंस्की को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वे मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन अब उनकी आवाज इतनी छोटी हो चुकी थी कि किसी इंसान तक पहुंच ही नहीं सकती थी। अपने पिता को सामने देखकर भी उन तक न पहुंच पाना उन बच्चों के लिए सबसे दर्दनाक एहसास था। अब वे इतने छोटे हो चुके थे कि फर्श की मामूली दरारें भी उनके लिए गहरी खाइयों जैसी बन चुकी थीं। गुस्से में शालिंस्की अपनी मशीन पर ही भड़क उठता है। वह उसे तोड़ना शुरू कर देता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पैरों के ठीक नीचे उसके अपने बच्चे मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर कदम उनके लिए भूकंप जैसा महसूस हो रहा था। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। और तभी शालिंस्की कमरे का कचरा साफ करने के लिए झाड़ू उठाता है, लेकिन अनजाने में वह उन चारों बच्चों को भी कचरे के साथ एक बड़े गार्बेज बैग में डाल देता है। उस पल बच्चों को ऐसा लगा मानो उनके अपने पिता ने ही उन्हें दुनिया से मिटा दिया हो। अब ये नन्हे बच्चे पूरी तरह कचरे के बैग में बंद हो चुके थे। कुछ ही देर बाद शालिंस्की वह बैग उठाकर घर के बाहर फेंक देता है। जैसे ही बैग जमीन पर गिरता है, बच्चों को ऐसा लगता है मानो कोई भयानक भूकंप आ गया हो। वे दर्द से चीख उठते हैं, लेकिन अब रोने का भी समय नहीं था, क्योंकि हार मानना अब उनके लिए मौत को बुलाने जैसा था। इसलिए बच्चे अपनी समझदारी से बैग को अंदर से काटना शुरू कर देते हैं।
काफी मेहनत के बाद वे आखिरकार बैग से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू हुआ था। जैसे ही चारों बच्चे एमी, निक, रसेल और रॉन कचरे के बैग से बाहर निकलकर सामने देखते हैं तो उनकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि उनके सामने का नजारा किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। जिन घास के छोटे छोटे तिनकों को वे पहले पैरों से कुचल दिया करते थे, आज वही तिनके उनके लिए ताड़ के पेड़ों जितने विशाल बन चुके थे। पूरा गार्डन अब उन्हें किसी खतरनाक अमेज़न जंगल जैसा दिखाई दे रहा था, जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। अब बारिश की एक बूंद भी उन्हें डुबो सकती थी और किसी कीड़े का छोटा सा हमला भी उनकी जान ले सकता था। चारों बच्चे एक दूसरे को डर से देखते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि अगर जल्दी घर वापस नहीं पहुंचे तो शायद वे इस विशाल दुनिया में हमेशा के लिए खो जाएंगे। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी किसी भी तरह वापस घर तक पहुंचना। लेकिन समस्या ये थी कि अब उनका शरीर सिर्फ 1 इंच के चौथाई हिस्से जितना रह गया था। ऐसे में घर तक का छोटा सा रास्ता भी उन्हें कई मील लंबा सफर लग रहा था। हर कदम पर खतरा था। एक गलत चाल और उनकी मौत तय थी। ऐसी हालत में निक, जो हमेशा से अपने पिता के आविष्कारों को ध्यान से देखता आया था, सबको शांत रहने की सलाह देता है। वह समझ चुका था कि घबराहट उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। उस पल निक किसी छोटे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की जिम्मेदारी उठाने वाले लीडर की तरह सोच रहा था। इधर धीरे धीरे दोपहर हो चुकी थी। निक और एमी की मां डायन भी घर वापस आ जाती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बच्चों के साथ क्या भयानक हादसा हो चुका है। वह घर में आते ही शालिंस्की से बच्चों के बारे में पूछती है। शालिंस्की थोड़ा परेशान होकर कहता है, मैं तो सुबह ही ऑफिस चला गया था। जाते समय मैंने उन्हें घर साफ करने के लिए कहा था। शायद अब वो अपने दोस्तों के घर चले गए होंगे। डायन को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि बच्चे बिना बताए कभी बाहर नहीं जाते थे। उधर दूसरी तरफ चारों बच्चे उस विशाल घास के जंगल में आगे बढ़ रहे थे। अब वहां की हर छोटी चीज उन्हें किसी डायनासोर जितनी विशाल दिखाई दे रही थी। घास के पत्ते तलवारों जैसे लग रहे थे और एक छोटी सी पानी की नाली भी उन्हें किसी विशाल समुद्र जैसी महसूस हो रही थी। हर तरफ सिर्फ खतरा ही खतरा था। बच्चों के पैर थक चुके थे, उनकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी निक को एक आइडिया आता है। वह कहता है, कुत्तों की सुनने की क्षमता इंसानों से बहुत तेज होती है। अगर हम क्वार्क को बुलाएं तो शायद वो हमारी आवाज सुन ले। निक और रॉन मदद के लिए दूर तक देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे दोनों एक ऊंचे पौधे पर चढ़ जाते हैं। काफी मुश्किल से ऊपर पहुंचने के बाद वे जोर जोर से अपने कुत्ते क्वार्क को आवाज लगाने लगते हैं। और अच्छी बात यह होती है कि क्वार्क सच में उनकी आवाज सुन लेता है, पर एक बिल्ली क्वार्क पर हमला कर देती है। बेचारा क्वार्क डरकर वहां से भाग जाता है। उधर घर के अंदर अब निक और एमी के मम्मी पापा को भी बच्चों की चिंता होने लगी थी। वे उनके दोस्तों को कॉल करके पूछते हैं, लेकिन बच्चे किसी के साथ नहीं थे। अब धीरे धीरे सबको लगने लगा था कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। इसी बीच थॉमसन की पत्नी डैनी से पूछती है, हमारे बच्चे काफी देर से दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो तुम्हारे घर पर हैं? डैनी परेशान होकर जवाब देती है, मैं खुद निक और एमी को काफी देर से ढूंढ रही हूँ। अब दोनों परिवारों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा था। उधर गार्डन में हालात और भी खतरनाक होते जा रहे थे। बच्चों के ऊपर एक मधुमक्खी हमला कर देती है। निक खुद को संभाल नहीं पाता और अचानक फिसलकर एक बड़े फूल के ऊपर गिर जाता है। नीचे खड़ी एमी उसे देखकर घबरा जाती है। वह अपने भाई को बचाने के लिए चिल्लाने लगती है। अचानक उनमें से एक मधुमक्खी सीधा निक पर हमला कर देती है। निक खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छोटे से शरीर के सामने तभी निक को बचाने के लिए रसेल तुरंत उस मधुमक्खी के ऊपर कूद जाता है, क्योंकि अब वे सिर्फ पड़ोसी बच्चे नहीं रहे थे, वे एक दूसरे की जान बन चुके थे। लेकिन अगले ही पल वह मधुमक्खी दोनों बच्चों को लेकर हवा में उड़ जाती है। छोटा होने की वजह से वे खुद को ठीक से संभाल भी नहीं पा रहे थे। उधर वही मधुमक्खी अचानक शालिंस्की पर भी हमला कर देती है। वह घबरा जाता है, लेकिन तुरंत पास पड़ा बेसबॉल बैट उठाकर खुद को बचा लेता है। इसी बीच निक और रसेल भी सही मौका देखकर मधुमक्खी से नीचे कूद जाते हैं और किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। उधर शालिंस्की को अचानक एक बात बहुत अजीब लगती है। वह सोचता है, ये बेसबॉल बैट यहाँ आया कैसे? निक को तो बेसबॉल खेलना तक पसंद नहीं है। तभी उसकी नजर टूटी हुई खिड़की के कांच पर पड़ती है। अब धीरे धीरे उसके दिमाग में सारी बातें जुड़ने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वह कमरे में कदम रखता है, उसके पैर के नीचे कुछ टूटने की आवाज आती है। शालिंस्की नीचे देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वह चीज उसका सोफा था, जिसे मशीन ने छोटा कर दिया था।
अब शालिंस्की समझ चुका था कि उसके बच्चों के साथ क्या हुआ है। वह पागलों की तरह पूरे घर में घुटनों के बल रेंग रेंग कर अपने बच्चों को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे में रखी झाड़ू पर पड़ती है और अगले ही पल उसे सब याद आ जाता है कि अनजाने में उसने अपने ही बच्चों को कचरे के साथ बाहर फेंक दिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद उसके बच्चे धूल और कचरे के बीच कहीं छिपे हों। अब शालिंस्की बिना समय गवाए अपने बच्चों को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन एक और समस्या थी। अगर वह सामान्य तरीके से गार्डन में चलता तो गलती से अपने ही बच्चों को कुचल सकता था। इसलिए वह जमीन पर चलने की बजाय साइड में लगी लकड़ी की दीवार पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसकी ये अजीब हरकत देखकर पड़ोसी उसे पागल समझने लगते हैं। लेकिन शालिंस्की को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए अब विज्ञान, इज्जत और दुनिया सब बेकार थे। उसे सिर्फ अपने बच्चे चाहिए थे। वह दूरबीन लेकर पूरे गार्डन में अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर देता है और हर गुजरते सेकंड के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी शालिंस्की से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बच्चों को ढूंढने की जल्दबाजी में वह गार्डन में लगे पानी के फव्वारे चालू कर देता है और जैसे ही ऊपर से पानी गिरना शुरू होता है, बच्चों को ऐसा लगता है मानो अचानक भयानक बाढ़ आ गई हो। चारों बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और तभी एमी का पैर फिसल जाता है। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह तेज बहाव में बहने लगती है। लेकिन तभी रसेल बिना अपनी जान की परवाह किए पानी में कूद जाता है। काफी संघर्ष के बाद वह एमी को पकड़कर बाहर खींच लेता है। उधर ऊपर शालिंस्की को आखिर एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वह तुरंत भागकर पानी की टंकी बंद कर देता है। अब शालिंस्की बच्चों को ढूंढने का एक नया तरीका अपनाता है। वह एक लंबी रॉड की मदद से खुद को हवा में लटका लेता है ताकि गलती से बच्चों पर पैर न पड़ जाए। फिर वह मैग्नीफाइंग ग्लास से पूरे गार्डन को ध्यान से देखने लगता है। उधर दूसरी तरफ जिस दोस्त के साथ थॉमसन फिशिंग पर जाने वाला था, वह दोस्त उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन बच्चों के गायब होने की वजह से थॉमसन उससे झूठ बोल देता है। वह कहता है, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज हम फिशिंग पर नहीं जा पाएंगे। उसका दोस्त कहता है, कंपनी तुम्हारे पैसे भी रिफंड नहीं करेगी। लेकिन फिर भी थॉमसन मना कर देता है। अब फिशिंग ट्रिप कैंसिल हो चुकी थी। यह सोचकर वह काफी निराश हो जाता है और उसे लगने लगता है कि उसके दोनों बच्चे जानबूझकर कहीं छिप गए हैं ताकि उन्हें फिशिंग पर न जाना पड़े। लेकिन अंदर ही अंदर एक पिता का डर भी बढ़ने लगा था, क्योंकि गुस्से के पीछे उसे अपने बच्चों की फिक्र होने लगी थी। उधर बच्चे एक बार फिर अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ऊपर शालिंस्की लगातार मैग्नीफाइंग ग्लास से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। चलते चलते अचानक बच्चों को घास में पड़ा एक बिस्किट दिखाई देता है। उसे देखकर सब खुशी से पागल हो जाते हैं, क्योंकि सुबह से उन्होंने सिर्फ नाश्ता किया था और अब उन्हें जोरदार भूख लग चुकी थी। उनके छोटे आकार की वजह से वह बिस्किट उन्हें किसी पहाड़ जितना विशाल दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी वहां एक विशाल चींटी आ जाती है। पहले तो बच्चे डरकर भागने लगते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वे हिम्मत जुटाते हैं और मिलकर उसका सामना करने का फैसला करते हैं। निक को अचानक एक आइडिया आता है। वह कहता है, अगर हम इस चींटी के ऊपर बैठ जाएं, तो शायद जल्दी घर पहुंच सकते हैं। इसके बाद बच्चे उस चींटी को खाने का लालच देकर अपना दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं और हैरानी की बात ये थी कि वे सच में उस चींटी को अपना दोस्त बनाने में कामयाब हो जाते हैं। उधर अब थॉमसन को भी लगने लगा था कि मामला सामान्य नहीं है, क्योंकि उसके बच्चे बिना बताए कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहते थे। इसलिए वह बिना देर किए पुलिस को फोन कर देता है और जब पुलिस ऑफिसर वहां से वापस जाने लगते हैं, तभी उन्हें एक और मिसिंग कंप्लेन मिलती है जो डायन ने दर्ज करवाई थी। शालिंस्की ने खुद को रस्सियों, रॉड्स और मशीनों से इस तरह लटका रखा था कि वह किसी इंसान से ज्यादा एक अजीब रोबोट जैसा लग रहा था। लेकिन फिर शालिंस्की उसे वह छोटा हुआ सोफा दिखाता है जिसे मशीन ने सिकोड़ दिया था। सोफा देखकर डायन की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि मशीन सच में काम कर रही थी। लेकिन अगले ही पल शालिंस्की डायन को पूरी सच्चाई बता देता है। वह कहता है, मैंने बच्चों को भी छोटा कर दिया है। यह सुनते ही डायन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन शालिंस्की किसी तरह पुलिस वालों को समझाकर वापस भेज देता है। अब रात हो चुकी थी। अंधेरे में बच्चों को ढूंढना लगभग नामुमकिन था, लेकिन फिर भी शालिंस्की और डायन उन्हें ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उधर थॉमसन चुपके से अपनी पत्नी से छिपकर सिगरेट पीने बाहर आता है, लेकिन तभी उसकी नजर गार्डन में उल्टा लटके शालिंस्की और डायन पर पड़ती है। उन्हें देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है।
घबराहट में वह जल्दी से अपनी जलती हुई सिगरेट गार्डन की तरफ फेंक देता है और वह सिगरेट सीधे बच्चों के पास आ गिरती है। उनके लिए वह छोटी सी सिगरेट अब किसी जलते हुए उल्कापिंड जैसी थी। लेकिन तभी निक को एक आइडिया आता है। वह सिगरेट की आग का इस्तेमाल करके एक छोटी सी मशाल बना लेते हैं। अब वही मशाल अंधेरी रात में उनका रास्ता रोशन करने वाली थी। उधर डायन थॉमसन फैमिली को बच्चों की चिंता में परेशान देखकर उन्हें सच्चाई बताने का फैसला करती है। शालिंस्की उन्हें छोटा हुआ सोफा दिखाता है और कहता है, हमारे बच्चे भी इसी मशीन की वजह से छोटे हो गए हैं। लेकिन थॉमसन को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शालिंस्की पूरी तरह पागल हो चुका है, इसलिए वह अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ थके हुए और डरे हुए बच्चे आखिरकार एक पुराने टूटे खिलौने के अंदर शरण लेते हैं। उन्हें खुद नहीं पता था कि वे सुबह तक जिंदा भी बचेंगे या नहीं। इधर डायन को लगातार अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। एक माँ होने के नाते उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि बच्चे कहीं बहुत बड़े खतरे में हैं। उसे बार बार यही लग रहा था कि अगर वह घर पर होती तो शायद ये सब कभी नहीं होता। लेकिन शालिंस्की उसे समझाते हुए कहता है, हम कल बच्चों को जरूर ढूंढ लेंगे, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हालांकि अंदर से वह खुद भी डरा हुआ था। और उधर बच्चे इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें तभी अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं। वह एक विशालकाय बिच्छू था। उसका शरीर बच्चों के लिए किसी मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। एमी और रसेल घबरा जाते हैं। वे तुरंत निक को उठाते हैं और किसी तरह वहां से भागने लगते हैं। लेकिन रॉन उसी टूटे खिलौने के अंदर फंस जाता है। रसेल अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अपने भाई को छोड़ने का सवाल ही नहीं था। लेकिन तभी कहानी में एक बेहद भावुक मोड़ आता है। वही छोटी सी चींटी जिसे बच्चों ने पहले खाना खिलाया था, अचानक उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बिना डरे उस खतरनाक बिच्छू से लड़ने लगती है। वह नन्ही चींटी अब सिर्फ एक कीड़ा नहीं रही थी, वह बच्चों की दोस्त और रक्षक बन चुकी थी। बिच्छू और चींटी के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार चींटी बच्चों की जान तो बचा लेती है, लेकिन खुद लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा देती है। उनके लिए यह सिर्फ एक चींटी की मौत नहीं थी, बल्कि एक सच्चे दोस्त का बलिदान था। उन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निक चुपचाप उस चींटी को देखता रहता है, क्योंकि इस विशाल और डरावनी दुनिया में वही पहली जीव थी जिसने बिना किसी मतलब के उनकी मदद की थी। उधर दूसरी तरफ शालिंस्की पूरी रात जागकर टूटी हुई मशीन को दोबारा ठीक करने में लगा रहता है, क्योंकि अब यह मशीन सिर्फ एक आविष्कार नहीं थी, यह उसके बच्चों को वापस पाने की आखिरी उम्मीद थी। कई घंटों के बाद आखिरकार मशीन फिर से चालू हो जाती है, लेकिन सुबह होते ही एक और बड़ी मुसीबत आ जाती है। पड़ोस का एक बच्चा सुबह सुबह विशाल लॉन मूवर गार्डन में चला देता है। जैसे ही मशीन चालू होती है, पूरा गार्डन उसके भयानक शोर से कांप उठता है। बच्चों के लिए वह आवाज किसी प्रलय से कम नहीं थी। विशाल ब्लेड्स घास को काटते हुए तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वे ब्लेड्स उन्हें किसी मौत के फंदे जैसे दिखाई दे रहे थे। चारों बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन लॉन मूवर की तेज हवा उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। घास के विशाल तिनके कट-कट कर चारों तरफ गिर रहे थे। उधर शालिंस्की यह सब देखकर पागलों की तरह चिल्लाता हुआ दौड़ पड़ता है। उसकी आवाज में एक पिता का डर साफ सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर कुछ सेकंड और देर हो गई तो वह अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो देगा। और आखिरी सेकंड में वह किसी तरह लॉन मूवर बंद करवाने में सफल हो जाता है। दोनों पति पत्नी घास के बीच अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि बच्चे उसी समय उनके बिल्कुल सामने खड़े थे। वे जोर जोर से अपने मम्मी पापा को आवाज लगा रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज इतनी छोटी हो चुकी थी कि शालिंस्की और डायन उसे सुन ही नहीं पा रहे थे। कुछ देर तलाश करने के बाद दोनों निराश होकर वहां से जाने लगते हैं, और जैसे जैसे उनके कदम दूर जाते हैं, बच्चों की उम्मीद भी टूटने लगती है। लेकिन तभी कोई उनकी आवाज सुन लेता है। वह था शालिंस्की का पालतू कुत्ता क्वार्क। क्वार्क तेजी से भागते हुए उन्हें सीधे घर के अंदर किचन तक ले आता है। अब बच्चे आखिरकार घर के अंदर पहुंच चुके थे। उधर शालिंस्की नाश्ता करने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने सामने सीरियल से भरा एक बड़ा कटोरा रखा हुआ था। निक, जिसे बहुत जोर की भूख लगी थी, गलती से फिसलकर सीधे उस कटोरे के अंदर गिर जाता है। उसी समय शालिंस्की एक बड़ा चम्मच उठाता है और उसमें दूध और सीरियल के साथ साथ अपने ही बेटे निक को भी भर लेता है। धीरे धीरे वह चम्मच उसके मुंह के करीब पहुंचने लगता है, और ठीक उसी पल क्वार्क अचानक शालिंस्की के पैर पर काट लेता है।
शालिंस्की गुस्से में क्वार्क को डांटने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर कटोरे के अंदर तैरते हुए उस छोटे से जीव पर पड़ती है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि वह कोई कीड़ा नहीं था, वो निक था। एमी, रसेल और रॉन वेन जोर से चिल्लाकर डायन को बुलाता है और खुशी से कहता है, हमने उन्हें ढूंढ लिया। और देर न करते हुए शालिंस्की सभी बच्चों को पहले जैसा बना देता है।